तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। ठीक है। जब रोटेशनल मोशन होगा तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम। अब क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर मोशन है ना, बॉडी 1D में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम, है ना। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, ये हमेशा कंजर्व करता है, हमेशा कंजर्व करता है। ये मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू m इंटू वी। व्हाट इज मोमेंटम? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। हाउ इट कैन बी मेजर्ड? इट कैन बी मेजर्ड बाय द P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। तो ये होता है आपका क्या? मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम है ना, ये हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम है एक सिस्टम का, एक सिस्टम के पास जो एक लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा 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 कंजर्व रहता है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है ना। हमारे पास एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि जिसपे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, इज कंजर्व्ड। ये है हमारा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसी को अगर आप और एक भाषा में बोलना चाहते हो, एक और तरीके से बोलना चाहते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक सिस्टम है, ठीक है, और वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, अगर एक सिस्टम है और उस पर एफ एक्सटर्नल अगर 0 लग रही है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तब इनिशियल मोमेंटम शुड ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है। एक सिस्टम है, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो इनिशियली जो उसका मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम भी होगा। सिंपल सी बात है, होना भी चाहिए। जब एक सिस्टम है उस पर बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रही तो ना उसका मास बदलेगा, मास तो ऐसे भी बदलता है, फोर्स से मास थोड़ी बदलता है, और ना ही उसकी वेलोसिटी बदलेगी, है ना। फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी बदलती है, बॉडी एक्सेलरेट करती है ना, या फिर हो सकता है डीएक्सेलरेट भी करे अगर अपोजिंग फोर्स लग रही है तो मतलब फोर्स लगे तो बॉडी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी बदलती है, और अगर वेलोसिटी बदली तो मोमेंटम बदलता है। लेकिन जब हमने ये कह दिया कि हमारे पास एक सिस्टम हो, अगर एक सिस्टम हो और उस सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम है ना, जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा किसके बराबर होगा? आपका should be always equal to the final momentum, should be always equal to the final momentum if there is no external force acting on the system, ठीक, then the initial momentum is always equal to the final momentum, then initial momentum is always equal to the final momentum। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ठीक, यहां तक समझ आ गया ना कि यार एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? दोनों डेफिनेशंस को देख लो, कैसे भी बोल सकते हो उसको आप। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही हो गया कि यार वो आइसोलेट है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है ना, देन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और अगर ऐसे नहीं तो ऐसे बोल सकते हो कि इफ देयर इज अ सिस्टम एंड ऑन दैट सिस्टम द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम इज 0, देन द इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सेम ही बात है ना। तो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं यार कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिटा दो उसको। सिस्टम क्या? सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, क्या होगा ये सिस्टम? एक सिंपल सा सिस्टम क्रिएट करते हैं। सपोज कर लो आपके पास दो बॉडीज हैं। सपोज कर लो आपके पास दो बॉडीज हैं। एक बॉडी है m1, एक बॉडी जिसका मास m1 है, और एक बॉडी जिसका मास m2 है। ठीक, लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। और सपोज कर लेते हैं कि यार ये अप्रोच कर रही है एक दूसरे को। ठीक, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिससे आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक्चुअली में पता चलेगा। कि मान लो कि तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं जिनके पास मास m1 और m2 है, और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो चल रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रही होंगी। मान लो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। सही है ना? ठीक है ना। एक दूसरे को अप्रोच कर रही है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रही होंगी, तभी तो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। तो मान लो इसकी वेलोसिटी u1 आ गई, इसकी वेलोसिटी u2 आ गई। अब मास है, वेलोसिटी है, तो कुछ और भी होगा। क्या होगा? मोमेंटम भी होगा भाई इसका। तो मान लो इसका जो मोमेंटम है वो कितना है? इनिशियली मोमेंटम इसका p1 है और इसका मोमेंटम है p2 इनिशियली, है ना।
तो कलेक्टिवली देखो इट इज अ सिस्टम, ये दोनों बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बना रही है ना, ये दोनों बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बना रही है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हुआ इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हुआ टोटल कितना हो गया इनिशियल मोमेंटम, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया भाई, P1 प्लस P2 नहीं हो गया क्या, पूरे सिस्टम का मोमेंटम है ना। इतना सा लिख लें यहाँ पे आराम से ताकि तुमको अच्छे से समझ आ जाए। क्या मैंने लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया था मैंने बताओ, देयर आर टू बॉडीज, लेट अस कंसीडर देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास, कितना मास है इसका, हैविंग मास, शाबाश, M1 एंड M2। सपोज कर लिया कि भाई साहब हमारे पास दो बॉडीज है जिनका मास M1 और M2 है, ठीक है। अच्छा ये बॉडीज कर क्या रही हैं, अप्रोच कर रही हैं दूसरे को, है ना, मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी u1 एंड u2, तो यही लिखेंगे सपोज दीज टू बॉडीज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी, विद इनिशियल बोल दो क्योंकि शुरू वाली बात है, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u1 एंड u2। तो सपोज कर लिया भाई साहब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। अच्छा तो अब इनका मोमेंटम सपोज कर लेते हैं, ये भी सपोज ही करना है। सपोज कर लो कि P1 एंड P2 बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, या इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज, मोमेंटम ऑफ मास M1 एंड M2, सही है ना। चलो मान लो कि P1 और P2 क्या है, मोमेंटम है किसका, M1 का और M2 का। देन द टोटल मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम है वो कितना हुआ, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ पूरे सिस्टम का, बताओ। देन टोटल मोमेंटम यहां बोल सकते हो कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देन इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम, बताओ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ, है ना, कितना आएगा P1 प्लस P2, यही है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हुआ P1 प्लस P2, सही बोला, ठीक है। यहां तक समझ आया ना, कुछ भी नहीं किया यार अभी तक तुमने, क्या ही किया, दो बॉडीज थी हैविंग मास M1 एंड M2 अप्रोच कर रही है एक दूसरे को विद वेलोसिटी u1 एंड u2। अब मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी आया होगा, है ना। तो मास M1 का जो मोमेंटम है वो P1 मान लिया और मास M2 का जो मोमेंटम वो P2 मान लिया। अब टोटल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का, अब सिस्टम में कितनी है बॉडीज है, दो बॉडीज है ना, तो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का कितना आ गया भाई, P1 और P2 को ऐड तो करेंगे तभी तो मिलेगा सिस्टम का मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम है क्योंकि अभी हमने इसके बाद की कुछ बात करनी है। अच्छा अब क्या हुआ, मान लो ये बॉडीज आई और कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद ये एक दूसरे से दूर चलना शुरू हो गई, है ना। अब कुछ हुआ होगा, कुछ वेलोसिटी बदली होगी, तो मान लो अब कुछ आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले की बात है, मान लो ये बॉडीज कोलाइड हुई थी, ठीक है, वही बॉडीज है M1 और वही बॉडी है ये M2, कोलाइड होने के बाद ये इधर जाना शुरू हो गई, ये इधर आना शुरू हो गई, मतलब कि एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो गई। अब कुछ वेलोसिटी बदली होगी, कुछ तो वेलोसिटी बदली होगी इसकी, मान लो अब जो बदली हुई वेलोसिटी है वो v1 है और यहाँ पे जो बदली हुई वेलोसिटी है इनकी फाइनल वेलोसिटी है वो v2 है। अब अगर वेलोसिटी बदल चुकी है इनकी तो मोमेंटम भी बदला ही होगा, है ना, वेलोसिटी बदल गई ना तो इसका मोमेंटम बदला होगा। तो इसका मोमेंटम मान लो P1 डैश है, अब इसका मोमेंटम मान लो P2 डैश है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, नाउ आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन हमने क्या किया बताओ। आफ्टर कोलिजन लेट करते हैं कि v1 एंड v2 विद द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास M1 एंड M2, है ना, v1 एंड v2 बी द फाइनल वेलोसिटीज किसकी भाई साहब, ऑफ M1 एंड M2। अच्छा क्योंकि वेलोसिटी बदल चुकी थी इसीलिए मोमेंटम में भी चेंज आया होगा, तो इसीलिए मैं कहता हूं चलो मान लेते हैं कि P1 डैश एंड P2 डैश बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ किसका ये M1 एंड M2, ठीक है ना। P1 डैश और P2 डैश क्या है, फाइनल मोमेंटम है किसका, M1 का और M2 का। अब क्या कहते हैं फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ गया, नाउ देन बताओ
फाइनल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का कितना होगा, P1 डैश प्लस P2 डैश इज, यह आएगा P1 डैश प्लस P2 डैश। सही है ना? यह आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम और यह आ गया आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब बताओ कि मोमेंटम जो ये है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपके पास एक सिस्टम हो जिसपे कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो। मुझे बताओ इस सिस्टम पे, ये एक सिस्टम है, इस पे कहीं बाहर से कोई फोर्स लग रही है क्या? पूरे सिस्टम पे बाहर से कुछ नहीं लग रहा, ये आइसोलेटेड सिस्टम है ना, बाहर से कुछ नहीं हो रहा अब इस पे। अब क्योंकि ये एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम था जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही वही होता है कि जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो, उस समय जो इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, एक एक बॉडी का नहीं, पूरे सिस्टम का, वो हमेशा किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि भाई साहब P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ये सिंपल सी एक छोटी सी डेरिवेशन, P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, है ना? कि जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम एक सिस्टम का, सिस्टम की बात हो रही है भाई साहब, इसको समझना बात को, एक बॉडी की नहीं, एक सिस्टम की, कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडीज हैं तो उसमें जो इनिशियल मोमेंटम होगा उस पूरे सिस्टम का वो हमेशा बराबर रहेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। देखो यार ऐसा है कि ये जो मोमेंटम की कंजर्वेशन है ना, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है। हो सकता है बॉडीज में चेंज आ जाए, मतलब कि उस पूरे सिस्टम में हो सकता है एक बॉडी के पास वेलोसिटी ना हो, उसको वेलोसिटी सिस्टम प्रोवाइड कर देता है, सिर्फ क्या करने के लिए? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। बड़ी ही अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, वो शोर पे आ गई है, किनारे पे आ गई है। अब आप सपोज करो उस पर बैठे थे, अब आपने उससे उतरना है। आप जितना मर्जी अपने आप को समझा लो कि भाई साहब मैंने उतरना है और मैंने बड़े आराम से उतरना है, जितना मर्जी आप आराम से उतरने की कोशिश करना। जैसे ही आप जंप करोगे बाहर की तरफ, बोट पीछे जाएगी ही जाएगी, जो मर्जी कर लो आप। क्यों जाती है वो? क्यों जाती है वो? क्योंकि उस पूरे सिस्टम में कौन आया? आप और बोट, ये है सिस्टम, ठीक है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, बोट को जितना मर्जी समझा लो, अपने आप को जितना मर्जी समझा लो कि तू पीछे मत जाना, ठीक है, मैंने बड़े पैसे खर्चे हैं तेरे पे, मैं पानी में नहीं गिरना चाहता हूँ, तो मत पीछे जाना। लेकिन बोट नहीं मानेगी, वो कहेगी तू मुझे छोड़ के जा रहा है, जा, मुझे, मैं भी तुझे छोड़ती हूँ। तो ऐसा होता है, मतलब कि क्या होना है, आप जितना मर्जी कोशिश करो, जैसे ही आप आगे की तरफ जंप करोगे बोट पीछे जाएगी ही जाएगी, जबकि तुमने थोड़ी उसको मोशन प्रोवाइड किया है यार, तुम तो आगे की तरफ जा रहे हो, तुम तो अपने लिए आप खुद जंप कर रहे हो ना, तुम थोड़ी चाहते हो बोट पीछे जाओ और तुम नीचे गिर जाओ, पानी में गिर जाओ, ऐसा थोड़ी चाहते हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसलिए पता है, वो बोट को पहले बांधते हैं, है ना, अगर जो बोट वाला होगा पहले बांधेगा, फिर वो कहेगा तुम्हें कि अब उतरो, और फिर भी तुम देखोगे कि फील करोगे कि बोट पीछे जा रही है ना। कारण है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली जैसे सपोज करो बोट आ गई है, बिल्कुल अब स्टिल हो चुकी है वो वाटर में, है ना, और बिल्कुल किनारे पे आ गई, अभी बिल्कुल खड़ी है ऐसे करके, अब खड़ी है ऐसे करके, अभी इसका मोमेंटम कितना है पूरे सिस्टम का? तुम चल रहे हो, नहीं, मास तो है, बस चल नहीं रहे हो, तो वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियली मोमेंटम आपका जीरो। बोट अब रुक चुकी है, मास तो है बट वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम जीरो। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम में आए तुम और बोट, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हुआ? जीरो हुआ। अब जब आपने आगे की तरफ जंप किया, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो क्या होगा? तो तुमने मोमेंटम बदला, और कहां बदला? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तुमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम बदला। अब अगर सिस्टम ने, अगर देखो अब सिस्टम में तुम्हारा मोमेंटम मान लो ऐसे सपोज करते हैं 10 इसकी वैल्यू है, तो 10 अगर इसकी वैल्यू है, तो अगर इस सिस्टम ने मोमेंटम कंजर्व करना है तो -10 भी आना चाहिए कहीं ना कहीं से, 10 और -10 कैंसिल होगा, आंसर 0 आएगा, है ना। तो तुमने आगे की तरफ जंप किया, मोमेंटम अपनी बॉडी को प्रोवाइड किया, P1 डैश की वैल्यू बढ़ा दी, तो जो P2 डैश है ये कहीं ना कहीं से खुद से लाएगा मोमेंटम, और नेगेटिव डायरेक्शन में लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ने होल्ड होना था।
क्योंकि टोटल मोमेंटम कितना आना था, 0, है ना। तुमने आगे जंप किया, आगे की तरफ मोमेंटम बढ़ा दिया, तो बोट पीछे की तरफ जाती है और उतना ही मोमेंटम वो पीछे की तरफ प्रोवाइड कर देती है। तो टोटल अभी भी कितना हुआ, 0। इनिशियली कितना था, 0, फाइनली भी कितना हुआ, 0। तो तुमने देखा कि बोट में वेलोसिटी आई, नहीं चाहते हुए, तुम थोड़ा चाहते थे कि उसमें वेलोसिटी आए, है ना, बट उसमें आई, सिस्टम ने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की, किसके लिए, ताकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सके। जैसे एक एग्जांपल ये होगी, और कोई एग्जांपल बताओ। जैसे देखो रॉकेट प्रोपेल कैसे करता है, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टार्टिंग में रॉकेट और रॉकेट के रखा हुआ अंदर फ्यूल, दो ही चीजें ना, वहां पे सिस्टम क्या है, रॉकेट और रॉकेट के अंदर रखा हुआ फ्यूल है। तो शुरू में जब ऐसे ही रखा हुआ तो रॉकेट चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, मोमेंटम 0। फ्यूल चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, मोमेंटम 0। बट जैसे ही आपने उसको इग्नाइट किया तो फ्यूल जलने लगा और उसने जो वहां पे गैसेस निकाली, है ना, वो कहां, किसकी तरफ पुश कर रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हुई, इसका मतलब मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ। अब अगर इसी सिस्टम को अपना मोमेंटम 0 करना है तो कैसे करेगा, अगर इसने रॉकेट को वेलोसिटी प्रोवाइड की अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में, एक मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उतना ही प्रोवाइड करता है जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, उतना ही प्रोवाइड करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है ना। समझ आई। तो ये जो रॉकेट उड़ता है ना ऊपर की तरफ, ये भी इसी लॉ की वजह से प्रोपेल करता है, क्योंकि उस पूरे सिस्टम ने क्या कंजर्व करवाना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करवाना था, लीनियर मोमेंटम खासकर। इसीलिए रॉकेट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया। हम उसको ऊपर की तरफ पुश नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक हिसाब से देखा है तो नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, और सिस्टम ने क्योंकि मोमेंटम कंजर्व कराना था तो अर्थ उसको धक्का देती है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी प्रोवाइड करती है ऊपर की तरफ, सो दैट कि मोमेंटम कंजर्व हो सके, मोमेंटम कंजर्व हो सके, है ना। समझ आई बात। सपोज कर लो, जैसे एक काम करते हैं, गन की बात करते हैं। गन आपने देखा होगा, और शूट करो तो क्या होता है, बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कारण क्या है उसका, कारण क्या है, कारण है यही, क्योंकि उस सिस्टम ने क्या करना होता है, उस सिस्टम ने मोमेंटम को कंजर्व करवाना होता है। अब उस सिस्टम में है कौन कौन है, गन के जो ये सिस्टम है इसमें कौन कौन है, एक तो गन, दूसरी बुलेट, ये दोनों चीजें मिलकर इस सिस्टम को बना रही हैं, है ना। अब शुरू में जब आपने बुलेट फायर नहीं किया है, सपोज करते हैं ना, अब एक चीज हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि यार बुलेट की तो बड़ी ज्यादा वेलोसिटी थी, है ना, जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई, सिस्टम को कंजर्व करने के लिए, ये लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बुलेट गन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, लेकिन वेलोसिटी में बड़ा फर्क होता है ना। जिस वेलोसिटी से बुलेट गई उस वेलोसिटी से गन थोड़ी वापस आती है ना। तो उसी वेलोसिटी से अगर गन वापस नहीं आई तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। क्यों हुआ कंजर्व, मेरे पास समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास बुलेट है, गन है, आपने फायर किया, स्टार्टिंग में मोमेंटम 0, जब फायर किया तो बुलेट को क्या मिली, वेलोसिटी मिली, वो आगे की तरफ गई, है ना, मोमेंटम बढ़ गया। तो अब क्योंकि जो भी मोमेंटम बढ़ा होगा इसको वो करने के लिए, वापस 0 लाने के लिए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए सिस्टम को, होती भी है, आप कितनी भी कोशिश कर लो होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी बुलेट को हो रही है, तो ये वाली कम होती है ना। कारण देखो क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कम ही होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए, मान लो ये तुम्हारी बुलेट है ना, दिवाली भी आ रही है तो बंदूकें शुके बते रही है तुम्हारे पास, अभी ऐसे होती है ना। तो मान लो इस बुलेट में ये किया फायर, ये बुलेट, ये आपकी गन आ गई, ये बुलेट आ गई। अब क्या होगा, इसका मास, गन का मास बुलेट के मास से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो इसका मास मान लो कैपिटल M ज़्यादा है, ठीक है, और इसका मास मान लो स्मॉल m। बिफोर, जब तक इसको फायर नहीं किया है ना, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम मतलब जब इसको हमने फायर नहीं किया था, बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बताओ, बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई, मास तो था इसके पास, इस वाले बॉडी के पास, मतलब ये पूरा सिस्टम है ना, तो ये मास है इसके पास, क्या बिफोर फायरिंग इसके पास वेलोसिटी थी क्या, नहीं थी यार, तो फिर वेलोसिटी 0, है ना, मान लो इसका, हाँ मान लो क्या है वेलोसिटी 0 प्लस, अब फाइनल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम इस गन का कितना है, वेलोसिटी 0, मास तो था वेलोसिटी 0, तो मास इंटू वेलोसिटी 0 कितना आया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, इनिशियल मोमेंटम मास इस पूरे सिस्टम का कितना बना, 0 ही आना चाहिए। अच्छा अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं पूरे सिस्टम की।
फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम सिर्फ एक चीज़ का नहीं, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना आया होगा? मान लो इसके पास इसको जो वेलोसिटी मिली, मान लो वो कैपिटल V मिली, ठीक। अभी हमें नहीं पता ये ज़्यादा है कि कम है, इसका पता करेंगे। मान लो कैपिटल V है और इसको जो वेलोसिटी मिली मान लो स्मॉल v है, तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा पूरे सिस्टम का? मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v प्लस मास इंटू वेलोसिटी स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ये होगा ना? ये होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई साहब जो तुम्हारा ये पूरा सिस्टम है ना, इसका मोमेंटम इनिशियली और फाइनली सेम रहना चाहिए। तो फिर इनिशियल मोमेंटम कितना था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ कितना होगा? ये इधर जीरो, इनिशियली तो जीरो, फाइनल कितना हुआ? मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। सही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो गन को वेलोसिटी मिली, क्या यार वो वेलोसिटी ज़्यादा थी कि कम थी, और कम थी तो क्यों कम थी, उसके बारे में जानकारी हम इकट्ठी करना चाह रहे हैं। तो बताओ, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए ना, तो इसको यहाँ ले जाऊँ इस तरफ, इस पूरे को इधर ले जाऊँ, हाँ, तो क्या आएगा? माइनस m इंटू वी, इधर m इंटू वी। सही है ना? सही है। अब मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ इसकी, इस वाली वेलोसिटी की, तो इसको यहीं रखूँ, तो यहाँ लिखूँ माइनस एम वी डिवाइड बाई कैपिटल M, है ना? सही है ना? अच्छा ऐसा लिख दूँ यार, v इज इक्वल टू माइनस, माइनस का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन है ना, एम वी डिवाइड बाई कैपिटल M। ये बना इसका फार्मूला। अब बताओ ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि कम होगी? क्या लग रहा है, ज़्यादा होगी कि कम होगी? क्या सोचते हो? कम होगी यार। क्यों कम होगी पता है? कैपिटल M डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है ना, इसलिए ये बहुत कम होगा, ये वाली वेलोसिटी बड़ी कम होगी, है ना। डिवाइड में क्या आप डाल लो उसकी वैल्यू, मास। मान लो बुलेट का मास कितना है, कितना होगा बुलेट का मास? मान लो कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम मान लो उसका, डालो ज़रा वैल्यू। स्मॉल m की वैल्यू डालो 100 ग्राम, ठीक है। और जो आपकी ये जो गन है कैपिटल M, ये मान लो आप लोग 3-4 किलो की तो होगी, है ना। चलो मान लो 4 kg की है, ऐसे सपोज करते हैं, इतनी भारी तो होती, चलो मान लेते हैं। और जो इसने इसको बुलेट को जो वेलोसिटी प्रोवाइड हुई, मान लो वो है 100 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों वैल्यूज डालो और फाइंड करो ये कैपिटल V कितना आता है। डालो ये तीनों वैल्यूज और फाइंड करो कैपिटल V की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आएगी देखो ज़रा। V की वैल्यू आएगी, मास कितना बोला मैंने इसका? 100 ग्राम, तो kg के हिसाब से कितना आएगा बोलो यार? 100 ग्राम 10⁻³ है ना। और वेलोसिटी कितनी बोली मैंने? 100 डिवाइड बाय ये कितना आया? 4 kg, है ना। तो आप करो उसको कैलकुलेट ज़रा, इधर जगह कम बच गई है, करना इसका फाइंड। कितना आता है आंसर? V की वैल्यू कितनी आती है? ये आएगी आपके पास 10⁻, कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखो बुलेट को कितनी वेलोसिटी मिली थी? 100 मीटर पर सेकेंड, और गन को कितनी वेलोसिटी मिली? 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वाली वेलोसिटी कम क्यों आई? क्योंकि भाई साहब इसका मास ज़्यादा था, तभी तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसको कम ही वेलोसिटी प्रोवाइड करवानी थी इसने, है ना, है ना। ये देखो तो वेलोसिटी कितनी आई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में, पता है तुम्हें, इसके बेसिस पे, ये जो मैंने फार्मूला निकाला ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में। और इससे पता चलता है कि जो गन है वो वापस क्यों आई थी और कितनी वेलोसिटी से आएगी। अच्छा अगर ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ऐसे सपोज कर लो कि एक गन है, जितनी बड़ी गन है उतनी बड़ी बुलेट है, तो अगर उसको फायर करेगा तो क्या होगा? जितनी दूर वो बुलेट जाएगी उतना ही दूर वो बंदा जाएगा, है ना, अगर बराबर बराबर मास है। बस ऐसा तो नहीं होगा कभी जिंदगी में, लेकिन ऐसे सपोज कर लो सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ द बुलेट हमेशा कम ही होगा, और जो गन है उसका मास हमेशा ज़्यादा होगा, और जो वेलोसिटी प्रोवाइड होगी गन को वो कम प्रोवाइड होती है ना। और ये सब कुछ हुआ क्यों? मेन क्वेश्चन मुद्दा तो ये है कि हुआ क्यों ये, है ना। गन वापस क्यों आई? इसीलिए आई क्योंकि इस पूरे सिस्टम ने मोमेंटम को कंजर्व करवाना था, करवाना ही है, उसको 100% करवाना है ना। अच्छा एक और एग्जांपल बताओ। देखो आपने सुना है, अगर आपके पास सपोज करो आप स्पेस में पहुंच गए हो, सपोज करो आप स्पेस में पहुंच गए हो। अब स्पेस में अगर आपको वॉक करनी है,
तो यहाँ पे तो धरती है जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहे हो। वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, स्पेस जो है, स्पेस का मतलब ही क्या है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे अगर मूव करना हो, एक एस्ट्रोनॉट ने, है ना, आप एक एस्ट्रोनॉट बन गए, उस नासा में चले गए, अब वहाँ पे मूव करना तो कैसे मूव करोगे, है ना। एस्ट्रोनॉट बन गए इसका मतलब आपको हर फार्मूला, हर चीज़ अच्छे से आती होगी, कंजर्वेशन मोमेंटम को आपने ऐसे समझा होगा कि नहीं समझा होगा, ऐसे कैसे पहुँचोगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब चलने के लिए क्या करते हैं, स्पेस वॉक करते कैसे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो देखो ना, धरती है, कुछ तो है, तुम धक्का दोगे पीछे आगे जाओगे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम चलोगे कैसे। तुमको लगता है यहाँ से यहाँ जाना है, पहुँचोगे कैसे वहाँ पे, कैसे जाओगे बताओ। वहाँ पे तुमने देखा होगा एक स्पेस सूट होता है ना, उसके पीछे कैसे बड़ा बड़ा सा अटैची टाइप इस पर लगी होती है, उसमें ना एक नोजल्स होती हैं, ऐसे करके नोजल्स होती हैं, ऐसे ऐसे करके ये नोजल, और ये पूरा फिट होता है पूरा सिस्टम से। इस नोजल में गैस होती है और ये मूव हो सकती है ऐसे 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 कहीं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है किसका, इसी प्रिंसिपल का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जहाँ मूव करना होता है ना, उस तरफ वो गैस को फेंकते हैं। तो जब गैस फेंकी वो पीछे की तरफ गई, स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो, है ना। जब उसने गैस को पीछे की तरफ फेंका तो क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, और कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ी। तो क्या करना है इस पूरे सिस्टम को, अगर इसने सिस्टम ने कंजर्वेशन मोमेंटम को होल्ड करवाना है तो क्या होगा भाई साहब, बंदा आगे की तरफ जाएगा। उसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो गैस नीचे की तरफ फेंकेगा, अगर उसे आगे की तरफ जाना है गैस पीछे की तरफ फेंकेगा, अगर पीछे जाना है तो गैस आगे की तरफ फेंकेगा। मतलब किया क्या उसने इसी लॉ का यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही यूज किया, है ना। क्योंकि सिस्टम का स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो, एंड में मोमेंटम जीरो ही रहना है, और अगर उसने कुछ पीछे फेंका तो वो आगे की तरफ जाएगा, है ना। कुछ भी लेकर उसने कुछ खाया भैया, पीछे फेंका तो दे आगे की तरफ धक्का, है ना। तो यहाँ इस तरह से स्पेस में अगर वॉक करना हो तो वहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम का, कंजर्वेशन का, मोमेंटम का जो लॉ है यही यूज़ होता है। सपोज कर लो, चलो एस्ट्रोनॉट कहाँ बनोगे आप, बन जाओगे, है ना, नासा तक पहुँच गए, तो चलो तुम इसको एक्सपीरियंस करना। लेकिन अगर यहाँ पे भी, धरती पे भी इस तरह की चीज़ें अगर एक्सपीरियंस करनी है तो आप एक काम करो, एक ऐसी जगह जाओ सर्दियों में जहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो, मतलब बर्फ़ जमी हुई पूरी, और आपके जो जूते हैं ना वो भी फ्रिक्शन लेस होने चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मूथ। वहाँ पे अगर आपको चलना है और बिल्कुल स्टेबल तरीके से चलना है तो क्या, कैसे चलोगे, सेम ही तरीका यूज़ करोगे। क्योंकि अगर तुमने एकदम से अपने को पुश किया तो पक्का गिर जाओगे। तो वहाँ अगर चलना है तो तुम क्या करोगे, वही कुछ हाथ में ले लो, उसको तुम पीछे फेंकोगे किसी चीज़ को, तो क्या होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना है तो आप अपने आप बिल्कुल डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में मूव करोगे। तुम कुछ चीज़ें पीछे फेंकते जाओ, आप आगे की तरफ चलते जाओगे, है ना। तो अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे मूव करना है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे अगर मूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो फेंकना पड़ेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है तो तुम पीछे की तरफ फेंकोगे कुछ चीज़ तो तुम कहाँ जाओगे, आगे की तरफ जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना। क्यों, लेकिन कारण है भाई साहब कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने होल्ड होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसने होल्ड होना ही होना है ना। तो देखा तुमने कि कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं यार, ये तो मैंने 3-4 एग्जाम्पलें तुम्हें बताई। तुम और एग्जाम्पल सोचो मन में कि और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। वो मुझे बताना, आप कल डिस्कस करके आपस में भी डिस्कस किया करो कॉन्सेप्ट्स का, ठीक। जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं ना करोगे तब तक चीज़ें नहीं आती हैं। आपको फिजिक्स, खासकर फिजिक्स आपको डिस्कस करनी है, टीचर को क्वेश्चन भी करनी है, आपस में भी डिस्कस करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ये मंथन करके ही आती हैं, ये, है ना। तो इसीलिए डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। तो ये लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये जो मतलब ये किसी ना किसी तरीके से तुम्हें पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी, चाहे आप कॉस्मिक लेवल पे चले जाओ, चाहे सब एटॉमिक लेवल पे चले जाओ, कोई भी फिजिक्स पढ़ोगे, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, इसको तो तुम हर जगह पढ़ोगे ही पढ़ोगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसीलिए आपने इसको कल अच्छे से याद करके भी लाना है। कल इसका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे।